दोस्तों आज हम बात करेंगे सल्तनत काल के उन प्रश्नों की जो अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं और हमारी नज़रों से दूर रहते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में दिल्ली में निर्मित हिंदू मुस्लिम शैली का प्रथम भवन कौन सा है। क्वेश्चन पूछता है कि हिंदू मुस्लिम शैली से निर्मित प्रथम भवन कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। क्या होगा? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद हिंदू मुस्लिम सम्मिश्र शैली से बना हुआ भवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है किस जगह पर स्थित है। क्वेश्चन कहता है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दतिया। क्या आंसर होगा? दतिया। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वो दतिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सल्तनत कालीन कौन सी मस्जिद सबसे प्राचीन उदाहरण है जो पूर्णतया मुस्लिम विचारों द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि सल्तनत काल में बनी वह कौन सी सबसे प्राचीन मस्जिद है जो पूर्णतया मुस्लिम विचारों द्वारा निर्मित की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जमायत खाना मस्जिद। ठीक है, कौन सी मस्जिद? जमायत खाना मस्जिद। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भोट का मस्जिद जो सल्तनत काल का प्रसिद्ध इमारत है किस शासक ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है कि भोट का मस्जिद जो सल्तनत काल का प्रसिद्ध इमारत है किस शासक ने बनवाया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने भोट का मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे मोट की मस्जिद से मत जोड़िए। ठीक है, मोट की मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है वो अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस इतिहासकार ने ऐबक की दानशीलता की प्रशंसा करते हुए हातिम द्वितीय कहा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि किस इतिहासकार ने कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम कहा था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, जिसे 1206 में मोहम्मद गौरी ने अपनी दासता से मुक्त करते हुए उसे भारत में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, इसने लाहौर से शासन किया था। ठीक है, तो इसके बारे में और देखते हैं। तो इसका आंसर होगा इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता ने कुतुबुद्दीन ऐबक की दानशीलता की प्रशंसा करते हुए उसे द्वितीय हातिम कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम बार टंका तथा जीतल के सिक्के किसने जारी किए थे। क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम बार टंका तथा जीतल के सिक्के किसने जारी किए थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। क्या होगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में टंका तथा जीतल के सिक्के जारी किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1202 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एल्दोज को किस युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, 1202 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एल्दोज को किस युद्ध में पराजित किया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तराइन का तृतीय युद्ध। क्या होगा? तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन के तृतीय युद्ध में एल्दोज को इल्तुतमिश ने 1202 ईस्वी में पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बताते हैं। इसका आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी तथा इसका शासन 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी के बीच रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है कि
भारत पर मंगोल आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय से हुआ था? ठीक है, तो भारत पर प्रथम मंगोल आक्रमण बलवन के समय हुआ था। ठीक है, बलवान लिखा है वहाँ पे, वो गलत है, क्या बलवन के समय हुआ था। इसी आक्रमण में बलवन के पुत्र की भी हत्या हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1285 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों 1285 ईस्वी में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण तैमूर लंग के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में किया था? तैमूर लंग के नेतृत्व में 1285 ईस्वी में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना असंभव है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। यह कथन किसका था? दोस्तों यह कथन था इल्तुतमिश का। किसका था? इल्तुतमिश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पैबोस प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों पैबोस प्रथा भारत में बलवन के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? बलवन के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। दोस्तों पैबोस प्रथा में सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा थी। ठीक है, आगे देखते हैं किस वर्ष खोखर विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो खोखर विद्रोह दोस्तों 1206 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था खोखर विद्रोह? खोखर विद्रोह 1206 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला आंसर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सल्तनत में बाजार व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किस सुल्तान को दिया जाता है? क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सल्तनत में बाजार व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किस सुल्तान को दिया जाता है? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में बाजार व्यवस्था लागू करने का श्रेय दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। किसे दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार व्यवस्था 3 विभागों में बांट रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है। ठीक है, क्या कहता है कि अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था तो उसका सचिव विवरण जो दिया था वो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में दिया था। उस समय चित्तौड़ के राजा रतन सिंह थे तथा उनकी पत्नी पद्मावती थीं, जिसके चाह में जाकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इस पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सभी जानते होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार को प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला कोई आंसर क्या है? फिरोज शाह। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनः निर्माण करवाया था। उसके बाद तीसरा हमारा आंसर क्या आता है? इल्तुतमिश। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। उसके बाद सबसे अंतिम और लास्ट ऑप्शन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। तो यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विद्वानों में से 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने किसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था? ठीक है, क्या कहता है कि 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने किसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री
था, ठीक है, जो भारत में आया था। यह भारत में 8 साल रहा था तथा मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में यह काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। किस पद पर नियुक्त किया गया था? काजी के पद पर। तथा 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने इसे चीन भेजा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खिराज, होम, जजिया तथा ज़कात को छोड़कर अन्य सभी करों को समाप्त करने की घोषणा की? तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने खिराज, होम, जजिया तथा ज़कात को छोड़कर अन्य सभी करों को समाप्त करने की घोषणा की थी। फिरोज शाह तुगलक ने केवल वह कर लगाए थे जो इस्लाम अर्थात कुरान में दिए गए थे। अन्य इन्होंने कोई कर नहीं लगाया था अपने शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस पाश्चात्य इतिहासकार ने फिरोज शाह तुगलक को अपने युग का अकबर कहा था? क्वेश्चन कहता है कि किस पाश्चात्य इतिहासकार ने फिरोज शाह तुगलक को अपने युग का अकबर कहा था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा इलियट। इलियट ने अपनी रचना में कहा है कि फिरोज शाह तुगलक अपने युग का अकबर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। यह व्यंग किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया है? दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालमपुर तक फैली हुई है। यह व्यंग किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया है? तो दोस्तों, यह व्यंग कहा गया है अलाउद्दीन सिकंदर शाह को लेकर, ठीक है। किसे लेकर कहा गया है? अलाउद्दीन सिकंदर शाह को लेकर, क्योंकि इनके जो शासन था वो बहुत ही ज़्यादा सिमट गया था, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन था। अन्य क्वेश्चन आपको आगे की सीरीज में मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन पसंद आए होंगे। धन्यवाद।